Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All। आज हम बात करेंगे फ्रंटल लोब सिंड्रोम की, जो न्यूरोसाइकोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कंसेप्ट है। फ्रंटल लोब को हम ब्रेन का सीईओ कह सकते हैं क्योंकि यहीं से प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर कंट्रोल और पर्सनैलिटी रेगुलेट होती है। पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। फ्रंटल लोब के अंदर कुछ की एरियाज होते हैं। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। डोर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और वर्किंग मेमोरी के लिए होता है। ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोशल बिहेवियर, इम्पल्स कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो मोटिवेशन, अटेंशन और एरर मॉनिटरिंग के लिए डेडिकेटेड होता है। इसके अलावा मोटर कॉर्टेक्स और प्री मोटर कॉर्टेक्स होते हैं, प्री मोटर एरियाज होते हैं जो वॉलंटरी मूवमेंट्स और एक्शन प्लानिंग को कंट्रोल करते हैं। जब इस एरिया में डैमेज होता है तो सिर्फ मूवमेंट ही नहीं बल्कि सोचने और बिहेव करने का तरीका भी बदल जाता है। फ्रंटल लोब सिंड्रोम को समझने की हिस्ट्री पहले समझते हैं। फ्रंटल लोब की स्टडी का हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 18th सेंचुरी में फ्रेंच एनाटॉमिस्ट फ्रैंकियोज ने ब्रेन को डिफरेंट लोब्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश किया, जिससे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग का फाउंडेशन मिला। फिलोसोफर एमानुअल ने भी अर्ली स्टेज पर कहा था कि फ्रंटल लोब इमेजिनेशन, मेमोरी, थिंकिंग और इवन सफरिंग से लिंक्ड होते हैं। मिड 19th सेंचुरी में फिनिस गेज का केस न्यूरोसाइकोलॉजी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। फ्रंटल लोब डैमेज के बाद उसके बिहेवियर और पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंजेस आए, जिससे क्लियर हुआ कि फ्रंटल लोब बिहेवियर और सेल्फ कंट्रोल में क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में रिसर्च एडवांस हुए और साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि फ्रंटल लोब इंजरी से इम्पल्स कंट्रोल, सोशल बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग इम्पेयर हो जाती है। 1930s से लेकर 1950s के बीच प्री फ्रंटल लोबोटोमी का एरा आया, जहां मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए फ्रंटल लोब्स को डैमेज किया जाता था। लोबोटोमी में कुछ सिम्टम्स कम हुए, लेकिन ज्यादा केसेस में सिवियर पर्सनालिटी और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स देखी गई। इसलिए ये प्रैक्टिस अनएथिकल मानकर बंद कर दी गई थी। मॉडर्न एरा में एमआरआई और पेट स्कैन जैसी न्यूरो इमेजिंग टूल्स ने फ्रंटल लोब के फंक्शंस को डिटेल में समझने में हेल्प किया। आज हम जानते हैं कि फ्रंटल लोब कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियरल प्रोसेसेस का सेंट्रल हब है, और यही अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न न्यूरोसाइकोलॉजी और रिहैबिलिटेशन का बेस भी है। मोटर फंक्शंस एसोसिएटेड टू फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब ब्रेन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, जो मोटर फंक्शंस और हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस दोनों को कंट्रोल करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो यही पार्ट डिसाइड करता है कि हम क्या करें, कैसे करें और कब करें। सबसे पहले बात करें वॉलेंट्री मूवमेंट की। जब हम कॉन्शियसली अपना हाथ उठाते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं या कोई काम जानबूझकर करते हैं, तो ये मूवमेंट्स फ्रंटल लोब के मोटर कॉर्टेक्स के कंट्रोल में होते हैं। ये मूवमेंट्स ऑटोमेटिक नहीं होते बल्कि इंटेंशनल होते हैं। नेक्स्ट आता है मोटर प्लानिंग। सिर्फ मूवमेंट करना काफी नहीं होता, मूवमेंट्स को प्लान करना और सीक्वेंस में अरेंज करना भी जरूरी होता है। जैसे पेन उठाना, पेज पर रखना और लिखना। ये सब स्टेप्स पहले फ्रंटल लोब में प्लान होते हैं, फिर एक्शन होता है। उसके बाद है मोटर कंट्रोल। इसका मतलब है मसल्स की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ताकि मूवमेंट स्मूथ, एक्यूरेट और कंट्रोल्ड हो। अगर मोटर कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाए तो मूवमेंट जर्की या पुअरली कोऑर्डिनेटेड हो सकता है। फ्रंटल लोब का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पीच प्रोडक्शन में। जब हम बोलते हैं तो
सिर्फ थॉट्स नहीं बल्कि लिप्स, टंग, जॉ और वॉइस बॉक्स का मूवमेंट भी कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ब्रोका एरिया जो फ्रंटल लोब में होता है, स्पोकन लैंग्वेज के प्रोडक्शन में की रोल प्ले करता है। ये समझना यहाँ ज़रूरी है कि फ्रंटल लोब अकेले काम नहीं करता, ये पेरिएटल, टेम्पोरल और सबकॉर्टिकल रीजन्स के साथ मिलकर काम करता है। इसी वजह से फ्रंटल लोब को एक क्रिटिकल हब माना जाता है, जो थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मूवमेंट और स्पीच सबको इंटीग्रेट करता है। इसलिए न्यूरोसाइकोलॉजी में फ्रंटल लोब की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ डैमेज होने पर सिर्फ मूवमेंट ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी, बिहेवियर और डेली फंक्शनिंग भी डीपली अफेक्ट होती है। कग्निटिव फंक्शंस एसोसिएटेड विद फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब सिर्फ मूवमेंट का सेंटर नहीं बल्कि ह्यूमन कग्निशन का कंट्रोल रूम भी माना जाता है। जब हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, डिसीजन लेते हैं या अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, तो फ्रंटल लोब एक्टिवली काम कर रहा है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस फ्रंटल लोब की सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। ये हायर ऑर्डर प्रोसेसेस होते हैं जो हमें प्लानिंग करना, सही डिसीजन लेना और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मेंटेन करना सिखाते हैं। जैसे एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी बनाना या फ्यूचर के कंसिक्वेंसेस को सोचकर एक्शन लेना। वर्किंग मेमोरी भी फ्रंटल लोब से क्लोजली रिलेटेड होती है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन को थोड़ा टाइम के लिए माइंड में होल्ड करके उसके साथ काम करना, जैसे मेंटल कैलकुलेशन करना या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। अटेंशन कंट्रोल के थ्रू फ्रंटल लोब डिसाइड करता है कि हमें किस चीज पर फोकस करना है, कब अटेंशन शिफ्ट करनी है और कब सस्टेन करनी है। इसी वजह से डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल और कंसंट्रेशन पॉसिबल होता है। फ्रंटल लोब सोशल बिहेवियर और इमोशन रेगुलेशन में भी मेजर रोल प्ले करता है। ये हमें सिखाता है कि कौन सा बिहेवियर सोशल सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट है, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है और इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। पर्सनैलिटी और सोशल जजमेंट भी फ्रंटल लोब का लिंक्ड होते हैं। हम दूसरों को कैसे परसीव करते हैं, उनके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब फ्रंटल लोब के कॉग्निटिव इवैल्यूएशंस पर डिपेंड करता है। एंटिसिपेशन और प्रेडिक्शन का मतलब है फ्यूचर आउटकम्स को फोरसी करना। फ्रंटल लोब हमें पहले से प्रिपेयर करता है कि अगर ये हुआ तो मुझे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। फाइनली, सेल्फ अवेयरनेस, अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को कॉन्शियसली समझना, ये भी फ्रंटल लोब का ही फंक्शन है। इसी से इंसाइट और सेल्फ कंट्रोल डेवलप होता है। ओवरऑल फ्रंटल लोब अकेले काम नहीं करता बल्कि पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब और लिम्बिक रीजन्स के साथ मिलकर काम करता है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरकनेक्शंस की वजह से फ्रंटल लोब को ब्रेन का एग्जीक्यूटिव हब भी कहते हैं, जो कग्निशन, बिहेवियर और पर्सनैलिटी सबको इंटीग्रेट करता है। फ्रंटल लोब सिंड्रोम के कुछ डिस्टिंक्ट क्लिनिकल पैटर्न्स होते हैं। हम इसे एक एक कर समझते हैं। फ्रंटल एग्जीक्यूटिव सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में फ्रंटल लोब डिसफंक्शन की वजह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक हो जाती है। पर्सन गोल सेट करने, डिसीजन लेने और कॉम्प्लेक्स टास्क मैनेज करने में स्ट्रगल करता है। डिसइनहिबिशन सिंड्रोम, यहाँ इनहिबिटरी कंट्रोल कम हो जाता है, जिससे पर्सन इम्पल्सिविटी और सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है। बिना कंसिक्वेंसेस सोचे रिस्की या ऑकवर्ड एक्शंस कॉमन हो जाते हैं। अपैथी सिंड्रोम, इसमें मोटिवेशन और इनिशिएटिव ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। पर्सन या ह्यूमन बीइंग इमोशनली डल लगता है और पहले एंजॉयबल एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता पहले जैसे। प्रिजर्वेशन सिंड्रोम, इस सिंड्रोम में पर्सन की एक ही रिस्पॉन्स या बिहेवियर को बार बार रिपीट करने की देखा जाता है टेंडेंसी, चाहे सिचुएशन चेंज हो चुकी हो फिर भी। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और शिफ्टिंग एबिलिटी इम्पेयर्ड होती है। एंटी सोशल सिंड्रोम, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज के कारण सोशल नॉर्म्स और एम्पैथी का सेंस कम हो जाता है। ऐसे इंडिविजुअल्स मैनिपुलेटिव, अग्रेसिव या सोशली इंसेंसिटिव हो सकते हैं। इमोशनल लाइबिलिटी,
लेबिलिटी, यह कंडीशन या ये कंडीशन सडन और एग्जेजरेटेड इमोशनल रिएक्शन से पहचानी जाती है, जैसे बिना वजह रोना या हंसना। इमोशनल रेगुलेशन वीक हो जाता है। फ्रंटल रिलीज साइंस, फ्रंटल लोब डैमेज के बाद प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस दोबारा अपीयर हो जाते हैं, जैसे ग्रास्प रिफ्लेक्सेस या स्नॉट रिफ्लेक्सेस, जो नॉर्मली एडल्ट्स में नहीं होते। In short, frontal lobe syndromes mainly behavior, emotions और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं, जो डेली लाइफ फंक्शनिंग और सोशल एडजस्टमेंट को सीरियसली इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये सब टाइप्स हेल्प करते हैं लीजन लोकलाइजेशन और डायग्नोसिस में। रियल लाइफ में फ्रंटल लोब सिंड्रोम को हम ऐसे देख सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट प्रोफेशनल जो एक्सीडेंट के बाद पुअर डिसीजन लेने लगता है। पेशेंट्स जो रूल फॉलो नहीं करता, इम्पल्सिव बिहेव करने लगता है। स्टूडेंट्स जो पढ़ सकते हैं पर प्लान और ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट में ये इंडिकेटर्स फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट की तरफ पॉइंट करते हैं। तो फ्रंटल लोब सिंड्रोम हमें ये सिखाता है कि ब्रेन सिर्फ थिंकिंग मशीन नहीं है, बल्कि बिहेवियर, इमोशन और पर्सनालिटी का कंट्रोल सेंटर भी है। इसलिए न्यूरोसाइकोलॉजी में फ्रंटल लोब का स्टडी सेंट्रल इम्पोर्टेंस रखता है। अगले वीडियो में हम पेरिएटल लोब सिंड्रोम को समझने की कोशिश करेंगे, तो इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।